चित्राल गोल नेशनल पार्क भी एक ऐसी जगह है जिसे पाकिस्तान का छुपा हुआ खजाना भी कहा जाता है। ये कौमी पार्क अपने रंग बदलते मनाजिर, सीधी ढलवानों, और खास तौर पर एक बहुत ही मुनफरद जानवर मारखोर की वजह से मशहूर है। चित्राल गोल की चट्टानों पर चलने वाला मारखोर चित्राल गोल नेशनल पार्क के नाम से पाकिस्तान में बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ये हिंदू कुश के पहाड़ों में वाक़े है जो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन इलाकों में शामिल है। चित्राल गोल नेशनल पार्क 8000 हेक्टेयर पे फैला हुआ है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो नहीं, लेकिन रकबे की कमी के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत है। इसकी चोटियों और वादी की गहराई के दरमियान 3 किलोमीटर तक का फासला है। यहां सर्दियों का मौसम तवील और सर्द, जबकि गर्मियों का मौसम गर्म और खुश्क होता है। मुश्किल मौसमों और ऊंचे नीचे पहाड़ों के बावजूद यहां पर जानवर और दरख्त बहुत बहादुरी से मौसम की सख्तियों का मुकाबला करते हैं। बुलंदी पर वाक़े चट्टानों में इस कदर कम मिट्टी है कि देवदार के दरख्तों की जड़ें जमीन के अंदर होने की बजाय सख्त चट्टानों पर फैली दिखाई देती हैं। यहां देवदार मुश्किल से 25 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इस ऊंचाई तक पहुंचने में इन्हें कई 100 साल लग जाते हैं। इनमें से कई दरख्त ऐसे हैं जिनकी उम्र 1000 साल या इससे भी ज्यादा हो सकती है। देवदार का अजीमुशान दरख्त पाकिस्तान का कौमी दरख्त भी है। चित्राल गोल में पाकिस्तान का कौमी फूल चमेली, कौमी परिंदा चकोर और कौमी जानवर मारखोर पाए जाते हैं। इस पार्क के गुमनाम ये हीरो कीड़े मकोड़े हैं जो जिंदगी की जरूरत को पूरा करते हुए पहाड़ों के लिए बड़ी मामूली सी मिट्टी बना पाते हैं, और इसी मिट्टी पर दूसरे जानवरों और पौधों का इन्हिसार होता है। पहाड़ों की बुलंदियों से वादियों के गहराई तक गर्मियों के आखिरी महीनों का मौसम ऐसा होता है जिसमें हर चीज निखर जाती है। पौधों और दरख्तों की बहुत सी अक़साम ऐसी हैं जो गर्म मौसम में सख्त सर्दियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती हैं। इस मौसम में दरख्त फलों से लद जाते हैं, जिन्हें खाकर चित्राल गोल के परिंदे अपना पेट भरते हैं। चित्राल गोल का खूबसूरत मंजर जहां मौजूद मखलूकात को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। यहां की सीधी ढलवानों पर मुश्तमिल पहाड़ों की वजह से गर्म हवा पैदा होती है। गिद्ध जैसे बड़े परिंदों को इस गर्म हवा की वजह से ऊंचा उड़ने में आसानी होती है, जहां इन्हें शिकार करने का ज्यादा मौका मिलता है। यहां तक कि सुनहरी अकाब भी बुलंदी की आखिरी हदों को छूना चाहता है। इसे भी दूसरे बड़े परिंदों की तरह खुराक के लिए बड़ा फासला तय करना पड़ता है। यहां पर नायाब लिंक्स जैसी चालाक जंगली बिल्लियों को अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए मीलों दूर तक खुराक की तलाश में फिरना पड़ता है। भेड़िया तो मीलों सफर करने की वजह से मशहूर है। इसके अलावा वो अपने घर की हुदूद की एक खास बू से निशानदही कर देता है।
इंतहाई सीधी चट्टानें शिकारी जानवरों की पहुंच से दूर होती हैं, जबकि मारखोर के लिए ये महफूज पनाहगाहें हैं। लेकिन अगर इनसे भी गलती हो जाए तो ये मरा हुआ मारखोर दूसरे जानवरों के लिए आसान खुराक बन जाता है। कव्वे इसको पहले ही ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन गिद्ध के आते ही वो इस शिकार से महरूम हो जाते हैं। जैसे ही गर्मियों का सख्त मौसम चित्राल गोल से रुखसत होना शुरू होता है, मौसम के बदलते ही पार्क के सबसे अहम जानवर मारखोर की मुश्किलात भी शुरू हो जाती हैं। चित्राल गोल की ऊंची चोटियों से मौसम खिजा की सर्द हवाएं वादी का रुख करती हैं। ये मारखोर को पैगाम देती हैं कि वो ऊंचाई से उतर आएं और सर्दियों के सख्त मौसम के लिए तैयार हो जाएं। मारखोर दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरा है। नर मारखोर का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा भी हो सकता है, जबकि इसके बल खाते हुए खूबसूरत सींग 1 मीटर से भी लंबे हो सकते हैं। मादा मारखोर कदरे छोटी होती है। ये इसके लिए फायदेमंद भी है। साल के इस मौसम में मारखोर सदाबहार झाड़ियों, शाहबलूत के दरख्त का फल और इसके पत्तों से खुराक हासिल करता है, जबकि मादा मारखोर वजन में कम होने की वजह से आसानी से दरख्तों पर चढ़ सकती है और वो नए और रसीले पत्तों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाती है। मारखोर की जबरदस्त गिरफ्त उसके 2 मुंह वाले खुरों और पांव के नर्म तलवों की वजह से होती है, जिसकी वजह से वो पथरीली ढलवानों पर आसानी से चढ़ सकते हैं। नर मारखोर अगरचे ज्यादा ताकतवर और खुसूसियात का हामिल होता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। इसकी बजाय वो अपने भारी सींगों को दरख्त से टकराता है ताकि पत्ते और फल झड़ जाएं। ऐसा करने के बाद उस पर हक जमाना भी वो अपना फर्ज समझता है। गर्मियों के इख्तिताम पर जब वो ऊंची चरागाहों को छोड़कर नीचे उतरते हैं तो उन्हें रोजाना खुराक की तलाश में 8 से 12 घंटे खर्च करना पड़ते हैं। ये खुराक इन्हें पहाड़ों के दर्जों और नालों से हासिल होती है। मादा मारखोर अपने बच्चों के साथ किसी छोटे से रेवड़ में घुस जाती हैं ताकि दूसरे मारखोरों के दरमियान महफूज रह सके। खतरा तो बहरहाल इनके लिए हमेशा मौजूद रहता है। बड़े जानवर तो रास्ते से वाकिफ होते हैं, जबकि छोटी उम्र के मारखोरों को सीखने की जरूरत है। इन्हें न सिर्फ अपनी जान बचाने के रास्ते मालूम होने चाहिए, बल्कि इस जरूरी खुराक का भी पता होना चाहिए जो उन्हें आम खुराक में नहीं मिल पाती। ये सब कुछ इस पहाड़ी नदी के पार है। तेजी से बहता, पत्थरों को काटता हुआ ये ठंडा पानी मादनी नमकियात को वाज़ेह कर रहा है। मारखोर इस मादनी नमक को बहुत शौक से चाटते हैं। ये नमक इन्हें आने वाले मुश्किल महीनों का मुकाबला करने की ताकत देता है।
नर मारखोर के लिए सबसे मुश्किल वक्त दिसंबर के पहले 2 हफ्ते हैं। नर मारखोर उमूमी तौर पर अकेला ही रहता है, लेकिन इन दिनों में वो एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इस दौरान इसकी कैफियत पर कशीदगी और मुकाबले का रुझान बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद यह फैसला करना होता है कि किस नर ने मादा मारखोरों के साथ मिलाप करना है। मुकाबले का आगाज होता है। सिर्फ जिसामत और ताकत का ही मुकाबला नहीं, बल्कि जमीन की साख्त और खड़े होने की जगह जीत और हार में अहम किरदार अदा करती है। नतीजा बड़ी अहमियत का हामिल है। मुकाबला सूरज ढलने तक जारी रहता है। जीतने वाला मारखोर 30 मादा के साथ मिलाप कर सकता है और हार जाने वाले का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाता है। पहाड़ों पर जब बर्फ गिरना शुरू होती है तो मारखोर की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। चित्राल गोल नेशनल पार्क में कई फुट बर्फ पड़ती है। मारखोर इसी में अपनी खैरियत समझते हैं कि वो कम बुलंदी पर उतर आएं, जहां उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए शाहबलूत पर इन्हिसार करना पड़ता है। खुराक की तलाश में इन्हें खतरनाक बर्फानी चट्टानों पर लंबा सफर तय करना पड़ता है। मारखोर बाकायदगी से पार्क से करीबी वादियों में खुराक की तलाश में निकलते हैं। यही वो वक्त है जब चित्राल गोल नेशनल पार्क के इर्द गिर्द रहने वाली जंगली हयात और इंसानों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ मकामी लोगों को भी सबके फायदे का अंदाजा हो रहा है। मुझे बहुत फख्र है कि मैं इस नेशनल पार्क के लगे हुए जो गांव है साथ साथ उस गांव से मेरा ताल्लुक़ है। इसमें इस नेशनल पार्क का हिस्सा हूँ। इसरार नेशनल पार्क के करीब रहने के फायदों को समझता है। वो उन 10 मकामी चौकीदारों में से एक है जो 2004 से पार्क को महफूज बनाने में मदद कर रहे हैं। जी, हम सुबह बहुत सवेरे उठते हैं तो ये इसकी हिफाजत के लिए हम काफ़ी पूरे सारे एरिया के चक्कर लगाते हैं ताकि कोई बाहर से बंद ना आके लकड़ी न काटे। ये मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ जो है उनको ज़ाय न करे, इनको बाहर लेके न जाए, कोई जो वाइल्ड लाइफ है जानवर मारखोर वगैरह है उनको नुकसान न पहुँचाए। सर, जब से मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का हिस्सा बना हूँ मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। जो माहाना मुझे सैलरी देते हैं वो मेरे लिए इतना काफ़ी है। उस सैलरी से मैं अपना और अपने बच्चों का बेहतरीन परवरिश कर सकता हूँ। इन चीजों के होने के लिए आगाही की जरूरत है ताकि लोग समझ सकें
کہ مارخور کی آبادی اور علاقے کا خیال کیسے رکھ سکیں۔ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ اگر لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گا تو وہ خود بخود اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ جائے گا کہ یار یہ ہمارے فائدے میں ہے۔ اکبر علی کا یقین ہے کہ پارک اور اس سے ارد گرد کے علاقے کی بہتر حفاظت مقامی لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ جنریشن کریں گے نا، وہ کون کرے گا؟ کوئی دوسرے بندے یہاں آ کے تو اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ ہمیں یہاں رہنا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، بس اس کی حفاظت بھی ہم پہ وہ لازم ہوتی ہے۔ چترال گول کا مستقل بنیادوں پر تحفظ نوجوانوں کی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ اس کو صحیح حالت میں اپنے آئندہ وہ نسلوں میں مستقبل کے جو ہمارے آئیں گے ان تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ بھی اسے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے سر۔ یہ بہت ضروری ہے کہ مقامی آبادی کو دل و دماغ سے اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ بہت بڑے اور مشکل پہاڑی علاقے کی مستقل حفاظت کرتے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر روز اور ہر موسم میں سٹاف کے تھوڑے سے لوگ میلوں دور تک پیدل چلتے رہتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ پارک کی حدود میں جانور اور درخت حفاظت سے رہیں۔ ان کا یہ کام خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کے پاس وسائل بھی محدود ہیں، اس کے باوجود پارک میں رہنے والے مارخور اور دوسرے جانوروں کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کا عملہ مقامی نگران اور پہرے داروں کے ساتھ مل کر خاص جگہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں سے وہ دور دور تک جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سال میں 2 دفعہ سروے کرتے ہیں، وائلڈ لائف سروے۔ اس میں برڈز بھی آتے ہیں، پریڈیٹرز بھی آتے ہیں اور اینیملز بھی۔ جو لیمبنگ سروے ہم کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ مارخور کا کرتے ہیں اس ٹائم، کہ بچوں کا پتہ لگانے کے لیے کہ کتنے بچے نئے پیدا ہوئے ہیں۔ ان جائزوں سے ہمارے سامنے پارک کی جنگلی مخلوق کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پتہ چلتا رہتا ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود اسرار جیسے مقامی چوکیداروں کا شکریہ، کیونکہ 2000 میں مارخور کی آبادی 600 تھی جو 2015 میں تقریباً 1400 ہو گئی ہے۔ کمیونٹی والوں کو ہم ساتھ لیے ہوئے ہیں، 2 کمیونٹی والے کی طرف سے کمیونٹی واچرز بھی ہیں، تو ہمارے افرادی قوت ہے وہ بڑھ گئی ہے اور پروٹیکشن اچھی ہو رہی ہے۔ چترال گول میں پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہے۔ جنگلی حیات کی آبادی میں اضافے کی وجہ سے پارک میں سیاحوں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم شہروں سے آتے ہیں تو ہمیں کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ ہم تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ جگہیں جہاں کبھی ان جانوروں کے صرف نشانات ہی باقی رہ گئے تھے، لیکن آج یہاں ان جانوروں کی اچھی خاصی تعداد نظر آتی ہے۔ جنگلی حیات کی موجودگی صحت مند ماحولیاتی نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ چترال گول نیشنل پارک کامیابی کی ایک عظیم داستان اور علاقے کے اچھے مستقبل کی نشانی ہے، جس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ محدود وسائل اور خطرناک راستوں کے باوجود عملے نے زبردست کام کرتے ہوئے پارک کی وائلڈ لائف میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔